प्लीज मेरा फोन उठा लो। मैं जानता हूँ कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो, लेकिन कुछ अर्जेंट बात करनी है। कमाल है, 2.5 साल लगे इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे कई सारे मैसेजेस थे और उन सभी को पढ़ने के बाद नक्श ने अपना फोन बेड पर फेंका। अभी नक्श उन मैसेजेस के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में उसी नंबर से एक बार और कॉल आया। हेलो। और हेलो नक्श बेटा। हेलो मिस्टर यशवर्धन। अपना नाम सुनकर वो बुढ़ा आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन यशवर्धन ने फिर से प्यार से शुरुआत की। बेटा मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वो क्या है ना मिस्टर यशवर्धन, आपकी बात की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 2.5 साल लग गए मेरा हालचाल पूछने के लिए। अब ख्याल है आपको मेरा? बेटा इन 2.5 सालों में एक एक दिन एक एक रात मैंने कैसे गुजारी ये मैं ही जानता हूँ। मैंने कैसे अपने आप को संभाला है मैं बता नहीं सकता हूँ बेटा। शायद मैं यही डिजर्व करता था। जो कुछ भी मैंने किया या मैंने अपनी आंखों के सामने होने दिया, शायद ये उसी का नतीजा है। बेटा मैं तेरी तस्वीर देखकर रोता रहता हूँ और अपने आप को कोसता रहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने ये अन्याय कैसे होता रहा। नक्श को यशवर्धन की बात सुनकर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। वैसे मार्केट में क्या खबर फैली है ये मैं जानता हूँ। ये सुनते ही यशवर्धन एकाएक खामोश हो गए, जैसे मानो नक्श ने उनकी चाल पकड़ ली हो। लोग तो तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। इस बार उनकी आवाज में चिंता साफ सुनाई पड़ रही थी। बेटा मैंने काम की बात करने के लिए फोन नहीं किया, बस मुझे तेरी आवाज सुननी थी। मैं जानता हूँ तेरा दिल कितना बड़ा है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, तू अपने मन में बैर रखने वाला नहीं है। कुछ लोग ना अच्छे दिल वालों को बेवकूफ समझने की गलती कर देते हैं। आप ठहरे यशवर्धन भानुशाली, आप तो ऐसी कभी गलती कर ही नहीं सकते। क्यों, सही कह रहा हूँ? ये सुनकर यशवर्धन समझ गए थे कि उनका काम इतनी आसानी से नहीं पूरा होगा। आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसे माफ करके मैं आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन जो कुछ भी आप लोगों ने मेरे साथ किया उसे मैं कभी भुला नहीं सकता। तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब करना बंद कीजिए, क्योंकि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा पोता इतना कठोर तो नहीं था। आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। अब मुझे आपके साथ कुछ लेना देना नहीं है। आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और आप क्यों मुझे वापस उसी जगह बुलाना चाह रहे हैं जहां मुझे सिर्फ दर्द और तकलीफ मिली? क्या तेरा दिल नहीं करता है मेरी सूरत देखने को, मुझे मिलने को? बेटा एक बार मुझे मिल ले, अब फिर पता नहीं मेरे पास कितने दिन बचे। यशवर्धन बहुत अच्छे से जानते थे कि नक्श चाहे अपना दिल जितना भी सख्त कर ले, लेकिन इस बात पर वो पिघल ही जाएगा। नक्श स्ट्रॉन्ग हेडेड था, पर निर्दयी नहीं। ठीक है, एक और आखिरी बात बस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं तेरी सारी फेवरेट डिशेस बनवा के रखूंगा, जो भी तुझे पसंद है। मैं घर नहीं आ रहा हूँ, बाहर मिलेंगे आपके ऑफिस में, बिना किसी तामझाम के। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो कल मिलते, मैं अपनी गाड़ी तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। उसकी भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑफिस कहाँ है। मैं पहुंच जाऊंगा। बीते 2.5 सालों में कभी भी यशवर्धन ने नक्श से कांटेक्ट नहीं किया था। 2.5 सालों से नक्श भानुशाली ग्रुप से भी बाहर था। तो अब जब भानुशाली ग्रुप डूब रहा है तो यशवर्धन को नक्श की याद क्यों आ रही थी? ये सोच सोचकर नक्श और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। तुरंत ही नक्श ने अपना लैपटॉप बाहर निकाला और इंटरनेट की हेल्प लेते हुए
भानुशाली ग्रुप में चल रहे हलचल जानने की कोशिश की। ऐसे तो नक्श के हाथ में भानुशाली ग्रुप को लेकर कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन उसके हाथ में ऐसा कुछ आ गया जिसे देखने के बाद नक्श की आंखों की चमक 4 गुना बढ़ गई थी। सच है। जोर जोर से हंसते हुए बिस्तर से उठकर नक्श पागलों की तरह नाचने लगा था। वो भूल गया था कि ये घर उसका नहीं है, वो तो बस इस घर का घर जमाई है। इस पागल को क्या हो गया? इसमें माता वाता तो नहीं आ गई? नक्श के हंसने की आवाज सुनकर चित्रा का दिल बाहर आ गया था। नक्श ने ऐसा क्या देख लिया था? आखिर नक्श इतना क्यों फड़फड़ा रहा था? उसके हंसने के पीछे का राज क्या था? यशवर्धन को 2.5 साल बाद नक्श की जरूरत क्यों पड़ी थी?